डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्विंग का नेक्स्ट पार्ट। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है 371। ये सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसपे कि क्वेश्चन नंबर 370 था। तो जिन लोगों ने पिछला सॉल्यूशन का वीडियो देखा है वो इसको एक बार खुद से ट्राई करें, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देखें। और बाकी भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस ना देखें, उससे पहले एक बार खुद से ट्राई करें। बेसिक कंसेप्ट तो आपने बीटेक किया है तो उतना आपको आता होगा, तो कुछ तो क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हो जाएंगे, जो नहीं हो रहे उनके आप सॉल्यूशन देख सकते हो बाद में। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि टाइम वेस्टिंग है, हम फटाफट सॉल्यूशन सारे वीडियोस देख लें, बट वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करते हो उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हो तो आपको एक तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है सॉल्यूशन की, दूसरा आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आप अटक रहे थे, तो आप वहीं पे फोकस करते हो फिर सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट टाइम जब करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस वगैरह आते हैं कि मैम हम आपके वीडियो बार बार देखते हैं, सॉल्यूशंस हम आपके रिवाइज करते हैं। तो एज ए यूट्यूब एजुकेटर मेरे लिए तो बेनिफिशियल है कि जितनी बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो मेरे लिए तो वो बेनिफिशियल है, बट इसका पर्पज मेरा बेनिफिट ही नहीं है, सिर्फ आपका बेनिफिट भी उतना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि आप बार बार सॉल्यूशंस ना देखें, ट्राई करें, क्वेश्चंस को ट्राई करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। एक बार आपने किया ट्राई, नहीं आए, उनके सॉल्यूशंस देख लिए, जब रिवाइज कर रहे हो तो टाइम दो उन क्वेश्चंस को, और फिर जहां पे आपको लग रहा है कि सॉल्यूशंस देखने की जरूरत है वहां पे देखो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया और पूरे सॉल्यूशन सुन लिए, उससे आपको उतना सीखने को नहीं मिलेगा और वो इफेक्टिव तरीका नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लिया पढ़ के चलेगा, तो ये इफेक्टिव नहीं है। आपने इस टाइप की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है जहाँ पे आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको आउटपुट भी नहीं मिल रहा है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन 371 पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन खुद से ट्राई करे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हो, तो आप एक बार सारे देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप पहले लेंदी तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, इस टाइप से हेल्प मिलेगी। तो एक बार तो पूरा सॉल्यूशन देख लो आप, लेकिन बार बार फिर पूरे रिपीट करके पूरा सॉल्यूशन सुनने की जरूरत नहीं है, यह है कहने का मतलब। तो क्वेश्चन 371 में गिवन है कि इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो 1.5 मीटर है, लेंथ ऑफ स्टाफ है वो 4 मीटर है, स्लोप है ग्राउंड का वो 1/10 है, और हमें साइड डिस्टेंस निकालनी है कि कितने डिस्टेंस मैक्सिमम पे हम रीडिंग ले सकते हैं स्टाफ रख के। और ये साइट हम कर रहे हैं डाउन स्लोप पे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमारा वो ज्यादा हाइट पे है और जिस स्टेशन पे स्टाफ रखा हुआ है वो कम हाइट पे है। स्टाफ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हम यहाँ पे रख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, ये स्टाफ है, पहले हमने ए पे रखा, हम रीडिंग पढ़ पा रहे हैं आराम से। यहाँ पे बी पे रखा तो ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। इससे आगे अगर हम स्टाफ को पोजीशन रखते हैं तो उसके बाद हम रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट है वो स्टाफ के टॉप से भी ऊपर से पास होगी। जैसे कि यहां से लाइन ऑफ साइट पास हो रही है तो स्टाफ दिखेगा ही नहीं, तो हम सी पॉइंट का आरएल नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए स्लोपिंग टाइप के जो ग्राउंड्स होते हैं वहां पे ये लिमिटेड हो जाता है कि इससे ज्यादा आप साइट नहीं रख सकते जो डिस्टेंस है। तो बी मोस्ट क्रिटिकल केस है, बी के लिए हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। स्लोप हमें गिवन है, इसका स्लोप है 1/10। तो अगर हमें हाइट पता हो तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उतनी हाइट का डिफरेंस है वो कितने डिस्टेंस में आएगा। स्टाफ की रीडिंग स्टाफ की हाइट है 4 मीटर, तो बी वाली पोजीशन के लिए ये तो हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो 1.5 मीटर है। उसके बाद ये जो नीचे की डिस्टेंस है जो यहाँ पे h के इक्वल है, ये हो जाएगी 4 माइनस 1.5, ये इक्वल आ जाएगा 2.5 मीटर के। तो h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। इसके लिए हमें d कैलकुलेट करना है, स्लोप है 1/10, तो 2.5 अपॉन d इज इक्वल टू 1/10। यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम b से ज्यादा डिस्टेंस पर स्टाफ को रखते हैं तो फिर रीडिंग नहीं ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम 25 मीटर डिस्टेंस तक स्टाफ रख के रीडिंग ले सकते हैं। तो काफी सिंपल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 372।
गिवन है कि जो चेंज इन लेवल होगा किसी लाइन के अलोंग जब हम लेवलिंग कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा। तो काफी आसान सा एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है हमेशा। फॉर्मूला है सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इज इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इज इक्वल टू लास्ट पॉइंट का आरएल माइनस फर्स्ट पॉइंट का आरएल। चेंज इन लेवल मतलब इस वाली वैल्यू की बात हो रही है जो इक्वल होगा बैक साइड सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इज इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल। इस फॉर्मूले को अगर याद रखने में आपको कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ट्रिक से रख सकते हो कि जिसमें भी एफ आ रहा है वो बाद में आएगा। यहाँ पे एफ फोर साइड में आ रहा है ये बाद में आएगा, यहाँ पे फॉल में एफ आ रहा है ये बाद में आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 373। 373 भी काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि दो पॉइंट का हमें आरएल निकालना है, उनकी स्टाफ रीडिंग हमें गिवन है, बट वो पॉइंट इस तरीके से लोकेटेड है कि एक लाइन ऑफ साइट से नीचे है और एक लाइन ऑफ साइट से ऊपर है। अगर आपने स्टाफ देखा हो तो स्टाफ में भी जैसे स्केल पे रीडिंग लिखी होती है उसी तरीके से ग्रेजुएशंस होते हैं वो रीडिंग लिखी होती हैं, और जैसे स्केल पे जीरो से पहले खाली स्पेस छोड़ा जाता है, थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का खाली स्पेस छोड़ के उसके बाद स्केल पे जीरो लिखा जाता है, फिर 1 2 3 4 आगे कंटिन्यू होता है। तो सेम इसी तरीके से स्टाफ में होता है, जैसे कि जीरो है वो यहाँ पे है, और अगर हम यहाँ पे रीडिंग पढ़ रहे हैं स्टाफ की तो हम मेजर कर रहे हैं वो ये वाली डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं S1। तो मेजर जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जीरो से लेके, जैसे यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे 1.5 मीटर कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसको बोल तो 1.5 मीटर रहे हैं, बट एक्चुअल में तो ये 1.5 मीटर तो जीरो से लेके है, इसके नीचे भी ये भी डिस्टेंस है, हमें तो पूरी मेजर करनी चाहिए क्योंकि लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये एक एरर आ गई एक स्टाफ की रीडिंग में। सेम चीज दूसरी जगह रिपीट होगी कि हम ये वाली रीडिंग ही मेजर कर रहे हैं जो जीरो ग्रेजुएशन के ऊपर वाली है, जो यहाँ पे रीडिंग पढ़ रहे हैं, बट ये वाली डिस्टेंस तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं, जबकि हम कंसेप्चुअल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं यहाँ पे तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने बॉटम से डिस्टेंस लिए। लेकिन जब दोनों ही पॉइंट है वो बिलो द लाइन है या बिलो द लाइन ऑफ साइट है, तो उस केस में हम दोनों के आरएल का डिफरेंस निकालने के लिए S1 माइनस S2 करते हैं। तो जितनी एरर इसमें थी उतनी इसमें थी और माइनस किया तो दोनों कैंसिल आउट हो गई। बट जब ऐसे हम करते हैं कि एक पॉइंट है वो लाइन ऑफ साइट के ऊपर है, दूसरा है वो नीचे है, तो इसमें हम S1 माइनस S2 ना करके हम S1 प्लस S2 करते हैं। तो इसलिए इतनी एरर तो यहाँ पे आ रही थी और इतनी एरर इसमें यहाँ पे आ रही थी, और प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों एरर हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इस टाइप के केसेस में जो क्वेश्चन में हमें गिवन है इनमें टोटल एरर इक्वल हो जाएगी इस ई के ट्वाइस के, और ये ई है ये तो फुट ऑफ द स्टाफ है और ये ग्रेजुएशन जहां पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो फुट ऑफ द स्टाफ और ग्रेजुएशन जहां पे स्टार्ट हो रहे हैं उनके 20 की डिस्टेंस की ट्वाइस होगी, वो टोटल एरर के इक्वेट होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में ये अवेलेबल है, ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ ग्रेजुएशन एंड फुट ऑफ द स्टाफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 374। क्वेश्चन 374 में पूछी है कि जो कर्वेचर के कारण करेक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होती है। तो कर्वेचर का करेक्शन होता है माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r, रिफ्लेक्शन का करेक्शन होता है 1/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r। और आप ये अगर CR वाले की वैल्यू याद रख लेते हो रिफ्लेक्शन वाले की, तो कर्वेचर वाले की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये 0.0121 डी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो और कंबाइंड वाला याद रख लो, इतना सफिशिएंट है। अगर कहीं पे CR पूछे तो जस्ट 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.4 जब mm में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो या इसका जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, बट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे mm में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.4 इंटू L स्क्वायर, जहां पे L है वो किलोमीटर में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 375 में पूछा है कंबाइंड वाला जो करेक्शन होता है, कंबाइंड इफेक्ट का फॉर्मूला है 0.06728 डी स्क्वायर, डी की जगह यहाँ पे इसने L लिख दिया है, और इसको जब हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन ए। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 376।
आप चाहे तो कैलकुलेट कर भी सकते हो वहां पे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और इस फॉर्मूले पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक ये वाला और एक कंबाइंड वाला, ये दो याद रखना ठीक रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 376। 376 काफी सिंपल है, पहले कर भी चुके हैं कि वो सर्वेइंग का वो मेथड जहां पे हम ऑब्जर्वेशन लेना और प्लॉट करना साथ साथ करते हैं, तो ये होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 377। 377 में पूछा है कि वो प्रोसीजर जिससे कि हम ओरिएंटेशन करते हैं टेबल का, तो रिसेक्शन एक मेथड है जहां पे ओरिएंटेशन करते हैं, इसके अलावा बैक साइटिंग वगैरह मेथड है ओरिएंटेशन करने के, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रिसेक्शन। क्वेश्चन 378 काफी आसान है, अगर आपको ये मेथड पूरा अच्छे से नहीं आता है तो भी आप कर लोगे इसको। इस मेथड में क्या होता है, हम रफली टेबल को ओरिएंट करते हैं और 3 कंट्रोल पॉइंट से हम तीनों की तरफ लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, और अभी ये टेबल है ये सही तरीके से ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए ये तीनों लाइन ऑफ साइट है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बजाय एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और उसको बोला जाता है ट्राइंगल ऑफ एरर। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया रफली ओरिएंट करेंगे, इसके बाद लाइंस ड्रॉ करेंगे, तभी तो ट्राइंगल ऑफ एरर हमें मिलेगा। तो 1 के बाद 2 आएगा, फिर लाइंस बनाई तो फिर ट्राइंगल ऑफ एरर बना, और 4 और 5 में अगर आप देखो तो जो 5th पॉइंट है, द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय 3 रेज इज द करेक्ट लोकेशन। जब कंप्लीट ओरिएंटेशन हो जाता है टेबल का, तो उस केस में ये तीनों ट्राइंगल ना बना के एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें मतलब ओरिएंटेशन ठीक हो गया, और वो करेक्ट लोकेशन है जिस पॉइंट पे टेबल लगा हुआ है उसकी। तो लास्ट में 5th आएगा, ये लास्ट स्टेप है, तो 3 के बाद 4 आएगा और फिर 5 आएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 379। क्वेश्चन 379 में 2 लिस्ट हमें गिवन है और मैच करना है। ए में गिवन है स्टीप ग्राउंड, स्टीप ग्राउंड में कंटूर्स हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा फ्लैट ग्राउंड, तो फ्लैट ग्राउंड का यहाँ पे हो जाएगा कि वाइडली सेपरेटेड होते हैं, तो बी का 2। इतना सा कंसेप्ट तो सबको पता होता है। सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऑप्शंस की हेल्प लो, और अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ए में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सी और डी का अगर देखें तो सी का 2 होगा, सॉरी सी का 1 होगा। यूनिफॉर्म स्लोप है तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन कंटूर लाइंस, सी का 1 होगा, और डी का प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में पैरेलल कंटूर्स होंगे इक्वली स्पेस्ड, तो डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 380। 380 में पूछा है कि कंटूर लाइंस अगर डिफरेंट एलिवेशंस की हैं तो वो यूनाइट कब कर सकती हैं कि 2 कंटूर लाइन मिलके एक कंटूर बना लें, तो ये होता है वर्टिकल क्लिफ के केस में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसी होती है वर्टिकल क्लिफ और ऐसा क्यों होता है वहां पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 381। 381 की भी सारे स्टेटमेंट पहले आ चुके हैं। ए में गिवन है कि कंटूर लाइंस हैं सेम एलिवेशन की हैं तो वो यूनाइट नहीं कर सकती, तो ये सेम चीज हमने कवर की है क्वेश्चन 82 में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला है कि कंटूर्स हैं वो अब्रप्टली एंड नहीं कर सकते, तो ये तो सिंपल कंटूर की प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ होता है कि अब्रप्टली एंड नहीं कर सकते, ये क्लोज्ड बनाते हैं, क्लोज्ड लाइन होती है जो कि हो सकता है मैप के अंदर क्लोज हो, या फिर अगर मैप को हम ज्यादा एरिया पे एक्सपांड करें, ज्यादा एरिया हम मैप में कवर करें तो वो क्लोज लाइंस बने, तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि सबसे स्टीप जो स्लोप होगा वो होगा कंटूर के राइट एंगल पे, तो ये भी सी स्टेटमेंट है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 80 में, तो आप चाहें तो वो देख सकते हो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 382। 382 और आगे के क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं, ये कॉमन है। ए का ए अगर आंसर है मतलब ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी करेक्ट है मतलब दोनों ट्रू तो है बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी में गिवन है कि ए फॉल्स है आर है वो ट्रू है,
तो ये आगे के 15-20 क्वेश्चन हैं वो इसी फॉर्मेट पे हैं और वहाँ पे ऑप्शन है ये कॉमन रहेंगे। तो क्वेश्चन 382 में गिवन है, तो असर्शन में यहाँ पे गिवन है कि किसी पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर बनाते हैं और दूसरे पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं तो वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो जैसे कि ये कोई लेवल सरफेस है, अर्थ सरफेस है, इसमें एक यहाँ पे ये बनाई हमने हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमने यहाँ पे ये बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। और रीजन यहाँ पे गिवन है कि प्लम लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स पे जो होती हैं वो स्ट्रिक्टली पैरेलल नहीं होती हैं। ये हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। प्लम लाइन की डायरेक्शन होती है जो ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन होती है, ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो ये दोनों है ये कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करें और फ्लैट सरफेस इसको अर्थ की सरफेस को अज्यूम करें तो उस केस में ये चीज पॉसिबल हो पाती है कि हॉरिजॉन्टल हर एक पॉइंट पे जो है वो सेम ही रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और प्लम लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो 32 में हो जाएगा ए। और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा सा क्विकली कवर कर रही हूँ क्योंकि एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एजेई टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और दूसरा इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी सारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक पे हैं और उसमें हम इतना डेप्थ में नहीं स्टडी करेंगे। पहले भी मैंने बोला है कि ऑप्टिक्स में उतना ज्यादा डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 383 के एसेशन में गिवन है कि अगर कहीं हम एक्सटेंसिव सर्वे कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वे से अगर वहां पे कुछ पॉइंट्स का डेटा हमें अवेलेबल है तो हम उसको यूज करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि जियोडेटिक सर्वे का डेटा है वो काफी एक्यूरेट होता है और उसकी हेल्प से हम दूसरे पॉइंट्स का डिटेल्स है जैसे आरएल वगैरह वो सब कैलकुलेट करेंगे। रीजन गिवन है कि ये एक तो टाइम बचाता है, ऑब्वियसली ये टाइम सेव करेगा इंजीनियर का, और उसके बाद वो खुद के अगर कंट्रोल पॉइंट्स जियोडेटिक सर्वे वाले पॉइंट्स से बना रहा है, उनकी हेल्प से अगर स्टेब्लिश कर रहा है तो उस केस में उसे चेक वगैरह भी अवेलेबल होंगे डिफरेंट स्टेजेस पे। तो यहाँ पे भी आंसर ए होगा, ये रीजन ही करेक्ट रीजन है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 384 में गिवन है कि अगर हम होल टू द पार्ट कवर करते हैं, वर्क करते हैं सर्वे में होल टू द पार्ट, तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स होता है। तो होल टू द पार्ट हम इसलिए करते हैं ताकि एरर्स एक्यूमुलेट ना हो। होल टू द पार्ट मतलब पहले हमने पूरे एरिया में कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश किए, उसके बाद हर एक कंट्रोल पॉइंट के अराउंड के एरिया के लिए हम इसके डेटा को यूज करेंगे ताकि एरर्स हैं वो एक्यूमुलेट ना हो। इसमें अगर कोई एरर है तो इसमें ना आए, इसके आसपास के पॉइंट्स में ना डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ए यहाँ पे गलत है। बी में गिवन है एरर टेंड्स टू मैग्नीफाई इटसेल्फ वेरी क्विकली। अगर हम होल टू द पार्ट वाला नहीं करते हैं तो उस केस में जो एरर होती है, अगर पार्ट टू द होल करें होल टू द पार्ट का अपोजिट, तो उस केस में एरर मैग्नीफाई होती है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होती है। तो रीजन तो करेक्ट है, बस एसेशन में जो गिवन है वो गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 384 का ऑप्शन डी। 385 में भी वही है कि सबसे पहले हम कंट्रोल पॉइंट्स को स्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद उन कंट्रोल पॉइंट्स के हेल्प से सर्वे को कंटिन्यू करते हैं। तो वही है कि एक्यूरेट बेसिक कंट्रोल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वो पहले स्टेब्लिश किया जाए और उसके वजह से लार्ज एरर्स है वो प्रिवेंट हो जाती हैं और माइनर्स वन है वो थोड़ी कंट्रोल और लोकलाइज्ड हो जाती हैं। एरर्स आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, प्रोपोगेट नहीं होते, सॉरी। जैसे इस एरिया में कोई एरर आई है तो आगे वाले में नहीं आएगी क्योंकि इसका कंट्रोल पॉइंट अलग है, इसका अलग है। तो इसमें भी ए हो जाएगा आंसर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन है वो करेक्ट रीजन है इसका। 386 में गिवन है कि जब हम सर्वेइंग कर रहे हैं तो हमें एक फर्म ग्राउंड जो कि हार्ड सा ग्राउंड सरफेस है वहां पे हमें इंस्ट्रूमेंट को लगाना चाहिए, क्योंकि अगर फर्म ग्राउंड सरफेस नहीं है तो उस केस में जो लेग्स है लेवल की या थ्रोडोलाइट की वो अंदर धंस सकती है आगे और उसके कारण वो स्टेबल नहीं रहेगा थ्रोडोलाइट। और अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो आपने सेट किया, वापस से उसकी लेग्स है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, कोई एक लेग या दो लेग, तो वापस से उसका एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो गया। तो वही यहाँ पे असर्शन में गिवन है कि ऐसा हम नहीं करते हैं और रीजन ये गिवन है कि ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में अगर इंस्टेबिलिटी है
तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको सेटिस्फैक्टरी हम एडजस्ट कर पाए, क्योंकि वो बार बार उसका एडजस्टमेंट डिस्टर्ब होता रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 387 में गिवन है कि लार्ज डिफ्लेक्शन वाले जो प्रिज्म होती हैं वो हम सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं करते हैं। तो प्रिज्म एक ऑप्टिक डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर की लाइट्स में डिस्पर्स करने के लिए, और ये इसलिए होता है कि डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, और वो एक हर एक लाइट की जो अलग कलर की लाइट है वो एक डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए प्रिज्म में सारी लाइट्स की सारे कलर की लाइट्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ए करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। रीजन में गिवन है वही कि डिफरेंट कलर की लाइट है तो डिफरेंटली डिफ्लेक्टेड होंगी, और ऐसा हम सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं चाहते क्योंकि हमें एक शार्प और क्लियर इमेज चाहिए होती है। तो हम लार्ज डिफ्लेक्शन वाली जो प्रिज्म होती है इनको हम नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए, असर्शन करेक्ट है, और जो रीजन है वो सही रीजन है इसका। क्वेश्चन 388 में गिवन है कि एक ऑप्टिकल कंपोनेंट होता है पैरेलल प्लेट, जिसको हम वाइडली यूज करते हैं सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये असर्शन है, ये करेक्ट है, हम इसको लेवलिंग वगैरह में यूज करते हैं। और रीजन यहाँ पे गिवन है कि ये एक बीम को डिस्प्लेस करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कलर डिस्पर्जन। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी। आप इसका डायरेक्टली याद रखो, इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 389। क्वेश्चन 389 है क्रोमेटिक एब्रेशन के रिगार्डिंग है। असर्शन में यहाँ पे गिवन है कि कंप्लीट एक्रोमेटिज्म हम ऑब्टेन या अचीव नहीं कर सकते बाय द यूज ऑफ ओनली फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। तो एक्रोमेटिज्म होता है उसमें, बट कंप्लीटली नहीं होता। उसका रीजन ये है कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट है, और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास से, वो रेशियो भी अलग अलग होता है। वही चीज यहाँ पे रीजन में गिवन है कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास की जो डिस्पर्सिव पावर का रेशियो है वो वेरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम से यहाँ पे मतलब है कि जैसे कोई व्हाइट लाइट है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम है वोलेट लाइट, रेड लाइट, ये सारे के सारे। तो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिस्पर्सिव पावर होती है, तो इसलिए हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते क्रोमेटिज्म को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 390 है, ये स्फेरिकल एब्रेशन के रिगार्डिंग है। स्टेटमेंट में या सेशन में गिवन है कि जो रे है वो जो लेंस से पास होती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिलते हैं वो सारी की सारी रेज। फोकल पॉइंट पे वो मिलनी चाहिए आइडियली, बट वो नहीं मिलती हैं। और रीजन यहाँ पे गिवन है कि ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो पोजीशन है इंसिडेंस की, जैसे कोई एक्सिस के आसपास है, कोई एजेस के आसपास है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होती है या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस होती हैं। जैसे एजेस वाली हैं वो पास में फोकस होंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास की जो है वो दूर जाके फोकस होंगी। तो यही होता है स्फेरिकल एब्रेशन। तो 390 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।